हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष जैन और आप देख रहे हैं एम्बिशियस एकेडमी इंदौर। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर करने वाले हैं जो लास्ट ईयर सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम्स में आया था 2019-20 वाले सेशन में। तो ये वाला जो पेपर है ये हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहला सेक्शन जो आता है सेक्शन ए, वो आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, जो आता है टोटल हमारे 10 मार्क्स का। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हमारा पार्ट ए है हमारी बुक में, उसमें से आता है। कुछ क्वेश्चंस इसमें लास्ट ईयर के होंगे जो इस साल सिलेबस में नहीं है हमारे, तो हम उसको स्किप करेंगे और फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं तो वो आता है डैश आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। मतलब ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं आपको इन द एलिमेंट ऑफ स्पीच। तो इनको हम बोलते हैं फ्रेजेस। ये होते हैं फ्रेजेस जहां पे हम ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो हमारा मतलब जो होता है कहने का उसको कम्युनिकेट करता है दूसरे तक। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा डैश रिफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड केपेबल ऑफ बेटर विथस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा है जहां पे हम ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू क्या करते हैं, एक हेल्दी बॉडी और हमारे माइंड को कैपेबल बनाते हैं कि वो हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या कर पाए, अपने आप से खड़ा रहे और उस परेशानी का सामना कर सके। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर करना सीख गए तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये वही होता है। ये चैप्टर हमने अभी नहीं किया है। आप अगर चाहते हैं कि ये चैप्टर मैं कवर करूं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट कि इस चैप्टर की भी वीडियोस बना दीजिए, तो मैं उसकी भी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हमारा हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज फीलिंग्स एंड वंस ओन कैरेक्टर। मतलब क्या हुआ कि आपको खुद के बारे में नॉलेज है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसी चीज जहां पे आप अपने आप को जानते हैं, अपनी फीलिंग्स को जानते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज को जानते हैं कि आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज नोन एज सेल्फ अवेयरनेस। मतलब हम सारी चीजें अपने आप के बारे में जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टाइप एंड वर्क विद टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर। तो ये क्या है, हमको टाइप करने में हेल्प करता है टेक्स्ट को, तो दैट इज सिंपल हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है जो हमको टाइप करने में हेल्प करता है। यहाँ पे बात आती है, देखो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। यहाँ टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 4 का आंसर देना होगा, तो ये 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं। हम तो सारे डिस्कस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एंटरप्रेन्योर आर नॉट जॉब सीकर्स बट दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। एंटरप्रेन्योर के बारे में है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो एक बिजनेसमैन जो कि अपना खुद का एक बिजनेस चला रहा है। तो वो एक जॉब सीकर तो नहीं है, उसका खुद का बिजनेस है, तो वो ऑब्वियस सी बात है जॉब सीकर नहीं होगा। और आगे लिखा हुआ है दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। अगर उसका बिजनेस एक बहुत बड़ा है तभी वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, तो वो लोगों को हायर करेगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये पूरा पूरा स्टेटमेंट जो है ये कंप्लीटली ट्रू है एंड आई एग्री विद इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहां पे आता है डैश डिफाइंस अ ग्रीन इकोनॉमी एज वन that results in improved human well-being and social equity while significantly reducing environmental risk and ecological sacrifices। ये पूरा कोट है। improved human well-being मतलब social equity होना चाहिए, ह्यूमन की वेलबींग होना चाहिए, और जो environmental risk हैं, ecological scarcities हैं, इन सबको कवर करते हुए, रिड्यूस करते हुए हम किसको कहेंगे, ग्रीन इकोनॉमी को कहेंगे। तो ये ग्रीन इकोनॉमी की डेफिनेशन जो है, ये ग्रीन इकोनॉमी की डेफिनेशन दी थी यूएनईपी ने, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इन्होंने, ये कमिटी है पूरी, प्रोग्राम है पूरा, जिन्होंने ये ग्रीन इकोनॉमी की डेफिनेशन दी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि है एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे एक बार रिकॉल करना चाहूंगा कि हम जितने भी सेशंस, जितनी भी वीडियोस बन चुकी हैं, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ज़्यादा डाउट आता है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी नहीं होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में टोटल 4 सेंटेंसेस होते हैं, हमें पता है।
सबसे पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। हम जानते हैं क्या होता है, जहां पे हम एक नॉर्मल फैक्ट वाली बातें करते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पे हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जहां पे हम किसी के लिए विश करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये सेंटेंसेस होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब जहां पे हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, उनको एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है एंटरप्रेन्योरशिप की कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये होती हैं एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, मतलब आप में एक बिजनेस चलाने का स्पिरिट होना चाहिए, कमिटमेंट टू इनोवेशन होना चाहिए, एपेटाइट फॉर रिस्क एंड रिवॉर्ड, एपेटाइट फॉर कंपटीशन, हाई कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। इनमें से आप कोई भी 4 लिख सकते हो, 5 दिए हैं मैंने यहाँ पे, और भी बहुत सारे होते हैं। स्किल नॉलेज होता है, डायनेमिक एजेंट होता है, एक्शन ओरिएंटेड, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होने चाहिए। ये बहुत सारी फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर के होने चाहिए। आप इसके लिए बुक प्रेफर करोगे, बुक में आपको चैप्टर मिल जाएगा, जो हमारा पार्ट है वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप वाला भी एक चैप्टर है पूरा, तो वो चैप्टर के भी आपको यहाँ पे उसमें सारी हेडिंग्स दिख जाएंगी। अगर ये चैप्टर कवर करना हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। राइट स्टेप्स टू हाईलाइट टेक्स्ट इन एन ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर हो या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, दोनों जगह ये फीचर सेम चलता है। हमको टेक्स्ट हाईलाइट करना है तो सबसे पहला स्टेप आता है कि आप फर्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें जिसको आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारा आता है कि कंट्रोल की को प्रेस करें और फिर दूसरे को सिलेक्ट करें। हमें अगर मल्टीपल टाइप चाहिए, अगर एक कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं है, अलग अलग वर्ड्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल की प्रेस करके दूसरे को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल की प्रेस करते ही तीसरे को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सिलेक्शन कंप्लीट होता है, जब तक सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हो आप ये रिपीट करते रहो। सिलेक्शन कंप्लीट होते ही आप इसका जो चाहें वो कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करना चाहते हैं कॉपी करें, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट करें, फॉर्मेट करना चाहते हैं आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो फटाफट से अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो हिला के रख देता है या फिर उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो इंप्रूव होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी थी। कोई 2 फैक्टर्स लिखने थे, 2 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पे 2 फैक्टर्स आप लिखते तो आपको 2 नंबर मिलता। थोड़ा सा स्लाइटली एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो देखते हैं हम इनमें से क्या क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा चाइल्डहुड। हमारे चाइल्डहुड कैसा बीता है, अगर हमने चाइल्डहुड में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव कर चुके हैं चाइल्डहुड में ही हमारी, तो वहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाता है। हमारी फैमिली का रिलेशन हमारे साथ कैसा है, हमारी फैमिली हमको सपोर्ट करती है किसी चीज़ में या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अगर फैमिली हमको सपोर्ट नहीं करती तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। फ्रेंड्स हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं या नहीं है, हम जो करते हैं उसके लिए हमें हमेशा टांग खींचते हैं, हमें बुरा बोलते हैं, तो वहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। आपका काम, आपका एनवायरनमेंट, सोसाइटी कैसी है आपकी, फिर मीडिया, जो आजकल सोशल मीडिया की हम बात करें या फिर कोई भी मीडिया ले लें, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है किसी चीज़ की, तो उसके साथ भी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। साथ साथ अगर आप बीमार हो तो आपका कॉन्फिडेंस, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीमारी में चला जाता है पूरा ध्यान, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो ही जाता है। तो हम फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से आप कोई भी 2 लिख के एक्सप्लेन कर देते तो चलता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, लिस्ट एनी 4 फैक्टर्स कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। 4 फैक्टर्स हमें बताने हैं जो कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को कॉज करते हैं। फटाफट से देखते हैं हम। सबसे पहला आ जाता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, लैंड और सॉइल इरोजन हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आता है। फिर डिफॉरेस्टेशन, हमने पेड़ बहुत सारे काट दिए एंड वी आर नॉट डूइंग एफॉरेस्टेशन अगेन, तो उसकी वजह से ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आता ही आता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, पूरा आंसर नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज आई बिलीव कि आप अगर ये आंसर खुद से लिखेंगे मेरा एक्सप्लेनेशन सुन के, तो आप ज़्यादा टाइम तक उसको याद रख पाओगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लोगे, तो वो सेव का सेव ही रह जाएगा, आप दोबारा उसको पढ़ोगे नहीं। सो आई प्रेफर कि आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुने और उसको हैंड टू हैंड अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिख लें या फिर हिंदी में ही लिख लें, बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप सेंटेंसेस फॉर्म कर लें, तो आपको ज़्यादा टाइम तक वो याद रहेगा। आगे जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं 3 या 4 नंबर वाले, उनमें भी मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली, ताकि आप लोग खुद से लिख पाओ, क्योंकि खुद से लिखा हुआ आपको हमेशा ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। सेकंड इसमें देखें हम, तो फॉल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर यूजेस, मतलब वाटर रिसोर्सेज जो होंगी
उनका आप बहुत गलत अगर इस्तेमाल करते हो, बर्बाद कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है आप इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। पॉल्यूशन होता है तो वो भी एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की तरफ ही जाता है। ये 5 है, यहाँ से आप कोई भी 4 ले सकते हो। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे खत्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है वो हमारा सेक्शन बी में आएगा, जहाँ पे हमारी आ जाती है सब्जेक्ट स्किल्स, जो कि है पार्ट बी, जिसकी सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये टोटल हमारा 40 मार्क्स का होता है, तो मेन फोकस हमारा इसी पे होना चाहिए। सेक्शन ए जो है वो 10 मार्क्स कैरी करता है, सेक्शन बी जो है वो 40 मार्क्स कैरी करता है। तो हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर enables a person with a disability or impairment to use a computer, वो क्या कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जहां पे पर्सन की कोई डिसेबिलिटी है या कोई इम्पेयरमेंट है, या हमारा वेब एप्लीकेशन से चैप्टर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके आपको असिस्ट कर रहे हैं कि आप अपने डिफेक्ट के साथ, डिसेबिलिटी के साथ भी आप इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम चलते हैं, डैश एंड कंट्रोल पैनल आर यूज्ड टू कस्टमाइज द वे योर कीबोर्ड, डिस्प्ले और माउस फंक्शन। तो कीबोर्ड, डिस्प्ले, माउस, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, ये चीज हमको कंट्रोल पैनल में कौन बताता है। तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं, ईज ऑफ एक्सेस के अंदर ये आते हैं। तो ये आपको सारी चीजें क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये फंक्शन करते हैं, और आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, पिक्चर एंड क्लिप आर्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं हमारे इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर। इलस्ट्रेशन ग्रुप पे आप जाएंगे, वहां पे इंसर्ट टैब में जाएंगे तो आपको पिक्चर और क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हेडर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर ग्रुप इन इंसर्ट टैब। हेडर ऑप्शन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो हेडर ऑप्शन आपका हेडर एंड फुटर ग्रुप में ही प्रेजेंट होता है, वहीं से आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश इज वन ऑफ द फंक्शंस अवेलेबल इन द स्प्रेडशीट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ सिलेक्टेड नंबर्स इन द शीट। ये कौन सा फंक्शन है जो हमको ऐसा करने में मदद करता है। तो आई थिंक आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि ऐसा फंक्शन जो कि हमको एडिशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो सम। ये ऑटोमेटिक हमको सम करके दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17th वाला, ऑटो सम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट्स द वैल्यूज अराउंड द सेल्स आइदर। आपको ऑटो सम जो होता है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने में मदद करता है वैल्यूज को, कहाँ पर दिस इज आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दोनों जगह, रोज या कॉलम्स। हमने दिखा है, इसका प्रैक्टिकल देखा हुआ है ऑटो सम की, उसमें ही। अगर आपको नहीं याद हो तो आप वीडियो वापस से देख सकते हैं। हम जहां पर होते हैं वहां पे अगर ऑटो सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम रोज देखें तो जितनी भी वैल्यूज होती हैं उस रो में वो सारी सिलेक्ट हो जाती हैं, या फिर हम किसी कॉलम की बात करें वहां पे है तो उसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज आती हैं विदाउट एनी वेकेंट सेल, तो वो वहां तक पूरा सिलेक्शन करके हमको सम करके दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18, लेआउट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच ग्रुप इन द होम टैब। होम टैब के अंदर हमारा लेआउट ऑप्शन जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो आता है हमारा स्लाइड ऑप्शन में। स्लाइड ग्रुप जो होता है वहां पे होम टैब के अंदर, उसमें हमारा लेआउट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एनेबल्स द यूजर टू ऐड टेबल्स इन द स्लाइड्स इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द डैश डेटा मीनिंगफुली। तो ये एक्चुअली आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन चैप्टर से है, जो कि हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमें, हमारा सिलेबस इस बार रिड्यूस हो गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारे सिलेबस में से, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट अगर आप आंसर देखना चाहें तो यहाँ पे होता है स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है उसको हम टेबल्स के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। कोई ग्राफिकल डेटा होगा हमारा तो वो डेटा हमारा टेबल्स के फॉर्म में हम प्रेजेंटेशन में, दैट मीन्स पावर पॉइंट के अंदर हमारा इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, टाइम मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ प्लानिंग टू स्टे ऑर्गेनाइज दैट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इसका आंसर अगर हम देखें तो वो आता है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर हम टाइम मैनेज करते हुए चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमारे काम में एफिशिएंसी मिलेगी एंड प्रोडक्टिविटी मिलेगी। मतलब सही सही चीजें होंगी और ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क आप उससे आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, डैश अपॉइंटमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग रिपीटिव टास्क। तो ये भी आपके सिलेबस का नहीं है, बट हम देख लेते हैं।
यहाँ पे न्यू रिकरिंग अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो कि आपको स्केड्यूल करने में मदद करते हैं। न्यू रिकरिंग मतलब रिकरिंग का मतलब बार बार होने वाले, तो ऐसे रिपीटेटिव टास्क मतलब रिपीटेटिव टास्क का मतलब ही रिकरिंग हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन लगता है न्यू रिकरिंग अपॉइंटमेंट्स, जो कि आपके रिपीटेटिव टास्क को स्केड्यूल करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड वन और मोर रिकॉर्ड्स टू अ डेटाबेस। ये हमारा एसक्यूएल वाले से है, डेटाबेस वाले चैप्टर से है कि अगर आप आपके डेटाबेस में एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स आपको डालने हैं, अगर ऐड करने हैं, तो उसके लिए कौन सा कमांड आप यूज करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। तो इंसर्ट इनटू इज द कमांड स्टेटमेंट जो कि हम डेटाबेस में वैल्यूज या रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 23rd क्वेश्चन, जो कि है स्टेटमेंट रिट्रीव जीरो और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल। डैश स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जीरो या फिर ज्यादा से ज्यादा जितनी रोज हमें चाहिए उतनी रोज वो डेटाबेस टेबल्स में से हमको निकाल के दे देता है। तो ये कमांड होती है सिलेक्ट स्टेटमेंट, जहां पे हम सिलेक्ट करते हैं, हमें अगर पूरी टेबल चाहिए तो वो पूरी टेबल दिखा देता है, अगर कुछ सिलेक्टेड रोज चाहिए तो वो सिलेक्टेड रोज हमको वहां पे दिखा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन ब्लॉग, गिव एनी 2 वेबसाइट्स दैट ऑफर फ्री ब्लॉग सर्विसेज। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, जहाँ पे हमको टोटल आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं। दिए हुए थे 6, उसमें से आपको करने रहेंगे 4। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेन ब्लॉग, गिव एनी 2 वेबसाइट्स दैट ऑफर फ्री ब्लॉग सर्विसेज को देखें तो ब्लॉग के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग एक ऐसी चीज होती है जहां पे हम हमारे ओपिनियंस, हमारा नॉलेज, हमें जो इन्फॉर्मेशन पता है वो चीज ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं ऑन अ वेब पेज। एक वेब पेज पे हम सारी चीजें अगर लिख दें हमारे नॉलेज को और हमारे ओपिनियंस को, ताकि लोग उसको पढ़ पाएं और उससे कुछ सीख पाएं, एक वेब पेज पे लिखना, उसको हम बोलते हैं ब्लॉग। अब गिव एनी 2 वेबसाइट्स दैट ऑफर फ्री ब्लॉग सर्विसेज, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इन्होंने यहाँ पे हमसे 2 पूछी हैं, तो हम बता सकते हैं wordpress.com होती है एक, और एक होती है blogger.com। मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख रहा हूँ, मैंने जैसा कि अभी बताया पहले आपको कि आप खुद से लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, तो दैट विल बी बेनिफिशियल। तो हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन आता है लिस्ट एनी 4 आइटम्स दैट मे बी एडेड इन द हेडर एरिया। हेडर एरिया में आप कौन सी चीजें ऐड कर सकते हो। 4 पूछी हैं तो बहुत सारी ऐड करने के लिए, हम 4 अगर लिखें तो 4 लिखते हैं तो वो बहुत सारी हैं। जैसे कि हम बोले तो डेट आप लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो, साथ में आप पिक्चर ऐड कर सकते हो, किसी का लोगो ऐड कर सकते हो। अगर कोई बुक है तो बुक का आप नाम इंसर्ट कर सकते हो वहाँ पे, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो, टाइम इंसर्ट कर सकते हो, फिर वो बुक किसने लिखी है उस ऑथर का नाम लिख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हेडर सेक्शन में लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26th क्वेश्चन, जो कि आता है लिस्ट एनी 2 कंडीशंस फॉर्मेट्स आइटम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन अ स्प्रेडशीट। आप अगर स्प्रेडशीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं, मतलब हमारी एक्सेल शीट के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं, मतलब हमें फॉर्मेटिंग करनी है कुछ कंडीशन देकर, तो वहाँ पे आप क्या कंडीशंस का यूज़ कर सकते हो। तो ये भी हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है वीडियोस के अंदर कि हम लेस देन का यूज़ कर सकते हैं, कि अगर मेरी सपोज हमने सैलरी वाली टेबल बना रखी है तो हम वहाँ पर मोर देन 10,000 वाले सैलरी एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा होगी, उन एम्प्लॉयज़ का डेटा अगर हमें दिखाना है तो हम वहाँ पर मोर देन या फिर ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं, और अगर 10,000 से कम सैलरी दिखानी है तो हम वहाँ पर लेस देन कर सकते हैं। तो ये हमने 2 कंडीशंस बता दी। आगे बढ़े तो लेस देन इक्वल टू भी आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आता है, बिटवीन भी आता है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी दिखाओ, ऐसे एम्प्लॉयज़ के नाम बताओ जिनकी सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में है। तो दैट इज द बिटवीन कमांड, बिटवीन कंडीशन जो कि हम यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी है, यहाँ पे 2 पूछी है तो आप 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, मेंशन 2 वेज इन विच अ मूवी फिल्म में बी इंसर्ट इन अ प्रेजेंटेशन। ये आपका पीपीटी वाला, पावर पॉइंट वाला है, तो हमारा सिलेबस का नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 28th क्वेश्चन, ये भी हमारे सिलेबस का नहीं है, अपॉइंटमेंट वाले चैप्टर से है, तो हम इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा इन द डेटाबेस। अगर हम डेटा मैनिपुलेशन की बात करें, मतलब डेटा में कोई चेंजेस करना, वहाँ पे इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना, तो ये हमारी 2 कमांड्स होती हैं।
एक होती है DDL कमांड, एक होती है DML कमांड। DDL कमांड जो होती है वो होती है डेटा डेफिनेशन कमांड, जहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स हो गए DDL कमांड्स के, मतलब DDL लैंग्वेज के, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एंड सेकंड आती है DML जो कि होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जहाँ पे हम डेटा को, रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे DDL एंड DML, जहाँ पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL का फुल फॉर्म होता है एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर सेक्शन ब्रेक्स, एक्सप्लेन हाउ अ सेक्शन ब्रेक हेल्प्स इन फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। सेक्शन ब्रेक क्या होते हैं और ये कैसे मदद करते हैं। तो सेक्शन ब्रेक क्या होते हैं वो देखें तो मतलब क्या कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या ओपन ऑफिस में, आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस डॉक्यूमेंट में अगर हमें कहीं पे पार्टीशन चाहिए, सेपरेट करना है किसी पैराग्राफ को या किसी पेज को, तो वहाँ पे ये सेक्शन ब्रेक जो होता है ये हमें मदद करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेपरेट करने के लिए। एंड ये कैसे हेल्पफुल है, तो ये इस तरह से हेल्पफुल हो जाता है कि अगर हमें कोई चीज़ को सेपरेट करना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा देता है हमको। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा अगर हमें सेपरेट रखना है तो वो सेपरेट रखने में मदद ही हमारा सेक्शन ब्रेक करता है। तो इस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्रॉपर आपको सिस्टमैटिक वे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग अ डॉक्यूमेंट। डज एम्बेडिंग एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट? लिस्ट एनी 2 वेबसाइट्स दैट ऑफर फ्री क्लिप आर्ट। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये तीनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, तो मिलाकर हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है। तो एक एक करके तीनों क्वेश्चंस के हम आंसर देखते हैं। सबसे पहली चीज कि लिंकिंग और एम्बेडिंग अ डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो लिंकिंग मतलब क्या कि आपने आपके डॉक्यूमेंट में किसी और डॉक्यूमेंट की या किसी और वीडियो की या किसी और इमेज की लिंक डाल दी, तो वो हो जाता है लिंकिंग अ डॉक्यूमेंट। और अगर एम्बेडिंग की बात करें तो एम्बेडिंग मतलब क्या कि हम उसी में ले आए उस डॉक्यूमेंट को, जैसे कोई पिक्चर है या कोई डॉक्यूमेंट है, मैं उस डॉक्यूमेंट को मेरे ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ उसी में लाके मैंने पेस्ट कर दिया, तो वो हो जाता है एम्बेडिंग। और वहां पे अगर सिर्फ मैंने लिंक दी तो वो हो जाता है लिंकिंग। अब डज एम्बेडिंग एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट? क्या एम्बेडिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को एम्बेडिंग करने से क्या हमारा साइज इंक्रीज होता है? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि एम्बेडिंग कर रहे हैं मतलब हम वही सेम डेटा जो है जो दूसरी फाइल में स्टोर है वो पूरा डेटा का उठा के हम हमारे डॉक्यूमेंट में डाल रहे हैं, वैसा का वैसा ही। तो ऑब्वियस ही बात है साइज इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है, लिस्ट एनी 2 वेबसाइट्स दैट ऑफर फ्री क्लिप आर्ट। जो फ्री क्लिप आर्ट प्रोवाइड करती हैं वो ऐसी हमें 2 वेबसाइट्स का नाम देना है, तो वो है ओपन क्लिप आर्ट हो गया, फिर WP क्लिप आर्ट हो गया। तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32। गिव एनी 3 बेसिक गाइडलाइंस फॉर चार्ट्स इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन है तो आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, समझना चाहें तो मैं समझा देता हूँ। कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि मैसेज जो होना चाहिए वो आपका हेडिंग में प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। फिर चार्ट हमारा ऐसा होना चाहिए कि आप उसको आसानी से सामने वाला पर्सन जो हो वो रीड कर सके। फिर जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है उसको जितना बड़ा आप रख सकें उतना बड़ा रखें ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। फिर हमेशा वेरिएबल्स को ही कंपेयर करें, लाइक वेरिएबल्स को जो कि एक जैसे वेरिएबल्स हैं। डिफरेंट वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे तो वो कंपेरेबिलिटी जो होती है वो वहाँ पे फेल हो जाती है, उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, राइट स्टेप्स टू गिव ट्रांजिशन इफेक्ट्स इन अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसको हम स्किप करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी 3 डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस। हमें 3 डेटा टाइप एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पे। 3 डेटा टाइप बहुत सारे होते हैं, हमने डेटा स्टोरेज वाली वीडियो में देखे हैं। यहाँ पे हम देखें तो अल्फा न्यूमेरिक टाइप होता है जहाँ पे अल्फाबेट और नंबर या फिर स्पेशल कैरेक्टर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, वो होते हैं हमारे अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स। नेक्स्ट हम देखें अगर तो न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं। न्यूमेरिक टाइप्स मतलब जहाँ पे आप सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, आपका इंटीजर हो गया, डेसिमल हो गया, फ्लोट, डबल, सिंगल, ये सारे आपके न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं। फिर और अगर आप देखें तो बाइनरी टाइप होते हैं। बाइनरी टाइप मतलब जहाँ पे आप यस और नो, ट्रू फॉल्स, जिसको हम बोलते हैं बूलियन, तो वो एक डेटा टाइप होता है जहाँ पे हम यस और नो, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को दे सकते हैं। नेक्स्ट डेट एंड टाइम टाइप आता है जहाँ पे आप आपके डेट और टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हमें 3 लिखने हैं तो 3 लिख के आपका आंसर खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, जहां पे आपसे पूछते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेसेस। डेटाबेस के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे 3 चीजें दी हैं जिनको डिफाइन करना है। 1 मार्क फॉर ईच होगा क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहला आता है फॉर्म। फॉर्म क्या है? तो फॉर्म एक ऐसा यूजर इंटरफेस क्रिएट करता है हमारे डेटाबेस के लिए जहां पे यूजर हमारे डेटाबेस के अंदर वैल्यूज जो रिकॉर्ड होते हैं वो इंसर्ट करने के लिए वहां पे वो ऐड कर सकता है। तो दिस इज अ इंटरफेस जहां पे डेटाबेस यूजर के साथ कनेक्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्म। नेक्स्ट हम देखें तो रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट क्या होती है? तो रिपोर्ट क्या है? हमारे टेबल का समरी है, मतलब पूरा डेटा जो होता है, स्टोर्ड डेटा जो हमारे डेटाबेस में है उसको दिखाते हैं हम रिपोर्ट्स की मदद से। नेक्स्ट आता है टेबल। टेबल क्या है? एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड होता है वर्टिकल कॉलम्स हॉरिजॉन्टल रोज के फॉर्म में, जहां पे हमारा डेटा पूरी तरीके से कैटेगराइज ऑर्गेनाइज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 आता है एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स दैट इम्पैक्ट कंप्यूटर यूसेज। कंप्यूटर को यूज करने के लिए अगर हम यूज करना चाहें तो ऐसे कौन कौन से इम्पेयरमेंट डिफेक्ट्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे यूसेज को। तो अगर हम देखें तो विजुअल इम्पेयरमेंट आता है कि अगर किसी को लो विजन है, किसी का आईसाइट वीक है, या फिर पार्शियल ब्लाइंड है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये विजुअल इम्पेयरमेंट जो होता है ये कंप्यूटर को यूज करने में हमें ब्लॉक करता है, मतलब रोकता है। क्यों? क्योंकि हमें दिखेगा नहीं तो हम कंप्यूटर को प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे और प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर कोई डेफ है, किसी को सुनाई नहीं देता है, तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमारा कंप्यूटर यूसेज जो होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें अगर तो डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं, जिसमें हमें किसी को पैरालिसिस होता है, सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है, तो ये जो इम्पेयरमेंट होता है इसको हम बोलते हैं डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट, जहाँ पे कोई मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो भी एक हमारा ब्लॉकेज होता है कंप्यूटर यूसेज के लिए, क्योंकि हाथ अगर काम नहीं करेंगे तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ। इसका सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे कंप्यूटर का एक डेडिकेटेड टास्क होता है, स्पेशल टास्क होता है, जो दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब एक कंप्यूटर जो होगा वो सर्वर होगा जिसका एक स्पेसिफिक काम है कि वो जो दूसरे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं जिनको हम क्लाइंट बोलते हैं उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इफ यू गो ऑन टू सी पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सभी कंप्यूटर्स का इक्वल स्टेटस होता है और सभी म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे के काम में मदद करते हैं। तो ये होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। यहाँ पे हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आता है हमारा 37th क्वेश्चन। गिवन द फॉलोइंग स्प्रेडशीट राइट द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला एक्सप्रेशन फंक्शन टू बी यूज। यहाँ पे आपको 5 चीजें दी हुई है, साथ में एक टेबल दी हुई है। ये टेबल आप देखें तो यहाँ पे आपको क्वार्टर सेल्स रिपोर्ट दिख रही होगी, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, एंड उसका टोटल। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, फीचर्स लिखने हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा था कि इसको आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो इस वीडियो का मैंने एक सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ जहाँ पे आपको ये प्रैक्टिकल दिख जाएगा 37th क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट के नाम से मिल जाएगी वीडियो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे ये हमारा सेकेंड पार्ट जो रहेगा उसमें हम ये 37th क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखेंगे एंड 39th क्वेश्चन जो है इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, जहाँ पे हमें एक टेबल बनानी है एम्प्लॉय। तो डेटाबेस में एमएस एक्सेस में हम ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो ये 37th एंड 39th क्वेश्चन जो है ये हम करके देखेंगे। और 38th क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कहाँ गया, तो ये 38th क्वेश्चन जो है ये आपका प्रेजेंटेशन वाला था, तो मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। तो 37th एंड 39th के प्रैक्टिकल के लिए एक अलग से वीडियो है जहाँ पे आप प्रैक्टिकल उसका देख के क्लियरली उसको समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं स्टेप्स, और उन्हीं स्टेप्स को आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप आंसर्स लिखेंगे इन क्वेश्चंस के, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के, तो आपको इमेजिन करते हुए चलना है कि यू आर परफॉर्मिंग अ प्रैक्टिकल, और उसी स्टेप से आप, उसी हिसाब से आप सारी स्टेप्स को लिखते जाइएगा, जिससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो ये थी हमारी वीडियो जहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है इसका सेकंड पार्ट तो हो ही होगा, साथ में एक और वीडियो आने वाली है जहाँ पे हम इस साल का 2020-21 का
सैम्पल पेपर करने वाले हैं जो सीबीएसई ने इशू करा है हमारे IT 402 का, उसके पूरा डिटेल सॉल्यूशन रहेगा। तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरी वीडियो कब आ रही है। और लाइक जरूर करिएगा, और कोई प्रॉब्लम आए इसमें तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको वो चीज़ें भी क्लियर कर दूंगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।